एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। मैं हूं गोपाल शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं थर्मोडायनेमिक्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक फाइनाइट बॉडी की एक्सर्जी किस तरह से हम निकाल सकते हैं वो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देख लिया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से हम किसी क्लोज सिस्टम और किसी ओपन सिस्टम की एक्सर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सर्जी ऑफ अ क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में डिटेल में पढ़ा हुआ है। जब हम यूजफुल वर्क के बारे में पढ़े थे, जब हम लोगों ने एंट्रोपी जनरेशन पढ़ा है, डिफरेंट जो कंसेप्ट थे विच इज रिलेटेड टू एक्सर्जी एनालिसिस, वो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में बहुत डिटेल में कवर किया हुआ है। अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जा करके वो वीडियोस जो है प्रीवियस जितने भी वीडियोस है अवेलेबल एनर्जी के मॉड्यूल के, वो सभी आप देख सकते हैं। उनका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके, तो हम लोगों ने देखा था कि जब कोई क्लोज सिस्टम का एनालिसिस करते हैं तो फॉर अ क्लोज सिस्टम हमको वर्क कब मिलता है? क्लोज सिस्टम में हमको वर्क तब मिलता है जब सिस्टम की बाउंड्री में चेंज होता है। ठीक है, सिस्टम की बाउंड्री जब एक्सपैंड होगी यानी कि फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होगा इनिशियल वॉल्यूम से, तो बेसिकली हमको पॉजिटिव वर्क मिलेगा। और जब फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से कम होगा तो उस केस में ये कह सकते हैं हम कि सिस्टम पे वर्क किया जा रहा है। तो हमने देखा कि जब कोई भी वर्क ट्रांसफर होगा आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, जो क्लोज सिस्टम होगा उस क्लोज सिस्टम की सिस्टम बाउंड्रीज जो है वो चेंज होती हैं। जब सिस्टम बाउंड्री चेंज होती है तब मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियोस में कि क्लोज सिस्टम की सिस्टम बाउंड्री चेंज होने के कारण सराउंडिंग के अगेंस्ट उसको एक वर्क करना पड़ता है, जिसको हम लोग W सराउंडिंग के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं वो एक्सर्जी एनालिसिस फॉर अ क्लोज सिस्टम इसमें हमको कंसीडर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां पर एक कोई क्लोज सिस्टम ले लेता हूं। क्लोज सिस्टम ऐसे सिस्टम को कहते हैं जिसमें कोई भी मास ट्रांसफर, मास इंटरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो इसका कोई फाइनाइट मास है mkg। ओके, देन ये स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 2 की तरफ जा रही है। ठीक है, ऐसा करने पर मुझे इसमें से कुछ वर्क मिल सकता है। ठीक, अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक केस देखता हूं। इसका जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर है T0 और जो हमारा सिस्टम है mkg का, इसका टेम्परेचर है T एंड हियर T0 इज ग्रेटर देन T, यानी कि ये जो हमारा सिस्टम है, जो क्लोज सिस्टम है, ये अपने सराउंडिंग से जो है हीट गेन कर रहा है। ठीक है, तो अब अगर यहां पर से मैं बोलूं कि यहां से कोई हीट अगर Q जाए, फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंट अभी मैं लेता हूं कोई हीट Q जाए कि अगर T0 टेम्परेचर के सराउंडिंग से इस सिस्टम में जो कि mkg का है, तो प्रीवियसली भी हम ये चीज देख चुके हैं कि फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस से अगर हीट ट्रांसफर होता है तो वो स्पॉन्टेनियस होता है एंड इन दैट केस जो हीट ट्रांसफर होता है वो इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, तो इरिवर्सिबल हीट ट्रांसफर हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हम उसमें हम लोगों के जो फर्स्ट लॉ के फॉर्मूले हम लोगों ने प्रीवियसली पढ़े हुए हैं वो डायरेक्टली इंप्लीमेंट करके सोल्यूशन नहीं ला सकते। दैट्स वाई हम क्या करेंगे, हमेशा की तरह हम लोग ये जो प्रोसेस है इसको रिवर्सिबली एग्जीक्यूट करने के लिए एक हीट इंजन यहां पर लगाते हैं जो कि रिवर्सिबल हीट इंजन होता है। तो यहां पर अगेन मैं एक रिवर्सिबल हीट इंजन लगा देता हूं। दिस इज अ रिवर्सिबल हीट इंजन। ठीक है, रिवर्सिबल हीट इंजन में यहां पर लगा देता हूं। अब ये जो हीट इंजन है, ये हीट इंजन हीट गेन कर रहा है। ठीक है, अपने सराउंडिंग से। अब ये जो हीट है ये जो मिल रही है T0 टेम्परेचर पे, तो मैं इसको एक सबस्क्रिप्ट देता हूं Q0। सो Q0 इज द हीट गेन फ्रॉम द सराउंडिंग एट अ टेम्परेचर ऑफ T0 केल्विन्स। ठीक है, नाउ ये जो हीट इंजन है हीट रिजेक्ट करेगा, लेट अस से Q वैल्यू ऑफ हीट ये रिजेक्ट करेगा। अब ऐसा करने पर हमको एक नेटवर्क ट्रांसफर मिलेगा W नेट, और यू कैन राइट इट WC। WC क्यों लिख रहा हूं मैं ये भी समझ लेते हैं। हीट इंजन को मैंने यहां पर रिवर्सिबल हीट इंजन एज्यूम किया है, और रिवर्सिबल हीट इंजन में जो सबसे परफेक्ट हीट इंजन है, थ्योरेटिकली जो हाईएस्ट एफिशिएंसी देता है, दैट इज अ कार्नोट हीट इंजन। तो ये जो हीट इंजन है दैट इज अ कार्नोट हीट इंजन, ये आपको याद रखना है। कार्नोट हीट इंजन है ये। कार्नोट हीट इंजन मैंने यहां पर एज्यूम किया, दैट्स वाई मैं उसके वर्क को WC लिख रहा हूं। C का मतलब होगा कार्नोट। सो दिस WC इज द वर्क आउटपुट और द नेट वर्क आउटपुट ऑफ द कार्नोट हीट इंजन। ओके, देन अब यहां पर ऐसा करने से क्या हुआ, देखिए समझना है इस सिचुएशन को कि हम ऐसा लगा करके, यानी कि एक हीट इंजन लगा करके कैसे इस टॉपिक को स्टडी कर सकते हैं, इसको समझते हैं। देखिए लॉजिक इसके पीछे का बहुत आसान है। लॉजिक ये है कि अगर मान लीजिए हीट इंजन नहीं होता और ये डायरेक्टली हीट एक्सचेंज करता है इस सराउंडिंग के साथ, तो कुछ एनर्जी तो मिलने वाली थी। उस एनर्जी का मैं मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कब कर सकता हूं, जब वो इंजन वो जो एनर्जी है वो किसी रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू वर्क के फॉर्म में कन्वर्ट की जाए।
ठीक है। तो हम जानते हैं कि किसी भी रिवर्सिबल डिवाइस में जो हमको वर्क आउटपुट मिलता है वो हमेशा मैक्सिमम होता है। दैट्स वाई, क्योंकि मुझे कंटिन्यूअस वर्क चाहिए होता है और कंटिन्यूअस वर्क सिर्फ पॉसिबल होता है एक साइक्लिक डिवाइस में, एक साइक्लिक प्रोसेस में। दैट्स वाई मैंने एक यहाँ पर रिवर्सिबल साइक्लिक हीट इंजन यहाँ पर एज्यूम कर लिया। तो अब मैं इस पूरे प्रोसेस को रिवर्सिबल मैनर में कर पाऊंगा और जो एनर्जी मुझे मिलती थी इस सोर्स से, इस सराउंडिंग से जो मुझे जो एनर्जी मिलती थी उसका मैं मैक्सिमम कन्वर्जन कर पाऊंगा इन यूजफुल वर्क। ओके, एंड दैट विल बी दी एक्सर्जी ऑफ द सिस्टम। सो आई थिंक आपको आइडिया क्लियर हो गया। जो एनर्जी अवेलेबल है उसके मैक्सिमम अमाउंट को मैं यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर पाऊंगा, एंड एज पर द डेफिनेशन ऑफ एक्सर्जी the maximum available energy which can be converted into useful work is known as the exergy. So that's why maximum work output निकालने के लिए मैंने यहाँ पर एक रिवर्सिबल हीट इंजन कंसिडर कर लिया है। तो आई थिंक जो पूरा सेटअप है वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो जब ये हीट डायरेक्टली इसमें दी जाती है तो इसमें कुछ वर्क मिल सकता था। ठीक है, अब वो वर्क हमको दो पार्ट मिलेगा। इस एनर्जी का कुछ हिस्सा इस हीट इंजन ने यूटिलाइज किया और उसको वर्क में कन्वर्ट कर दिया, WC उसका वर्क डन है। WC की वैल्यू अगर मैं हीट इंजन में फर्स्ट लॉ लगा दूं फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस, देन आई कैन राइट फ्रॉम द एनर्जी बैलेंस और यू कैन से फर्स्ट लॉ फॉर अ साइकिल Q एडेड माइनस Q रिजेक्टेड। Q एडेड साइकिल में हीट ऐड हो रही है Q नॉट और हीट रिजेक्ट हो रही है Q। तो ये WC की वैल्यू मुझे मिल गई। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ WC। ओके, देन जब ये Q हीट इस सिस्टम में ऐड हुई जो कि इनिशियली T टेम्परेचर पे था, ठीक है, तो ये स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 2 पे चला गया। ठीक, मैं मानता हूं यहां पर मुझे कुछ वर्क मिल रहा है, यानी कि सिस्टम जो है वो एक्सपैंड हो गया। इनिशियली इसका वॉल्यूम V1 था और ये एक्सपैंड होके V2 पे चला गया। एक्सपैंड हुआ है तो डेफिनेटली V2 विल बी ग्रेटर देन V1। ओके, इस एक्सपेंशन प्रोसेस में मुझे कुछ वर्क मिला, दैट इज W। तो टोटल इस पूरे के पूरे सिनारियो में मुझे वर्क कितना मिला? मुझे वर्क मिला W max विच इज अ मैक्सिमम वर्क विल बी इक्वल टू WC प्लस W। WC प्लस W। अब आप देखेंगे ये W तो निकल गया है मेरे पास, Q नॉट माइनस Q, बट ये W मैं कैसे निकाल सकता हूं? तो ज्यादा यहां पर स्ट्रेस करने की बात नहीं है। ये जो सिस्टम है आपका, ये आप देख सकते हैं स्टेट 1 से स्टेट 2 गया है, यानी कि इसमें चेंज ऑफ प्रोसेस हुआ है, चेंज ऑफ स्टेट हुआ है, सॉरी। चेंज ऑफ स्टेट होने का मतलब है कि एक प्रोसेस एग्जीक्यूट किया इसने। अगर कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है तो डेफिनेटली मैं फर्स्ट लॉ फॉर अ प्रोसेस यहां इंप्लीमेंट कर सकता हूं। फर्स्ट लॉ फॉर अ प्रोसेस क्या कहेगा एक क्लोज सिस्टम के लिए? दैट Q इक्वल टू U2 माइनस U1 प्लस W। ओके, सो जो U2 माइनस U1 है दैट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस। W जो है दैट इज द वर्क आउटपुट फ्रॉम द प्रोसेस एंड Q इज द हीट ट्रांसफर इन द प्रोसेस। ठीक है, तो हमको अब W की वैल्यू यहां से मिल जाएगी। W मैं लिख सकता हूं U1 माइनस U2 प्लस Q। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ W। तो मुझे WC की वैल्यू भी मिल गई है, मुझे W की वैल्यू भी मिल गई है। ठीक है, अब मैं देखता हूं कि मैक्सिमम वर्क डन क्या मिलेगा। मैक्सिमम वर्क डन ये मिलता है मुझे, ठीक है, ये मुझे वर्क डन मिलता है मैक्सिमम, दैट इज WC प्लस W। बट यहां पर एक चीज आपको और ख्याल रखनी है, क्या कि ये जो सिस्टम है ये एक क्लोज सिस्टम है। ठीक है, तो जो मैक्सिमम वर्क मुझे मिलेगा उसकी वैल्यू क्या एग्जैक्ट इसके बराबर होगी? बिल्कुल नहीं, इसके बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि जो मुझे मैक्सिमम वर्क डन मिलेगा ये वाला दैट इज WC प्लस W, इसका कुछ ना कुछ फ्रैक्शन सराउंडिंग के अगेंस्ट लॉस्ट हो जाएगा। सो W max दैट इज द एक्सर्जी ऑफ द सिस्टम कैन बी रिटन एज W प्लस WC माइनस W सराउंडिंग। तो ये होगा एग्जैक्ट करेक्ट वैल्यू। ये वैल्यू इनकरेक्ट होगी, हाँ, ये आप तब यूज कर सकते हैं व्हेन W सराउंडिंग इज इक्वल टू 0। किसी तरह से आपको जो क्वेश्चन गिवन है उसमें ऐसी कोई कंडीशन रख दी गई है कि सराउंडिंग पे होने वाला वर्क आप नेग्लेक्ट कर पाओ, तो वहां पर आप लोग ये सिचुएशन यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ये आपका करेक्ट कंडीशन होगा। नाउ W सराउंडिंग कैसे निकालेंगे? W सराउंडिंग निकालना बहुत आसान है। ये जो सिस्टम है इसके सराउंडिंग का प्रेशर क्या होगा? अगर टेम्परेचर T नॉट है सो प्रेशर लेटर से P नॉट यहाँ पर प्रेशर है, P नॉट प्रेशर है और सिस्टम जो है आपका V1 से V2 गया है, तो बेसिकली इसने जो सराउंडिंग है उसको पुश किया। ठीक है, तो W सराउंडिंग लिख सकते हैं हम लोग, W सराउंडिंग will be equal to P naught into V2 minus V1। This will be the value of W surrounding। इसको यहाँ पुट कर देते हैं हम लोग, ये हो जाएगा W की वैल्यू है U1 माइनस U2 प्लस Q। WC है Q नॉट माइनस Q माइनस W सराउंडिंग है P नॉट इंटू V2 माइनस V1। ओके, Q से Q कैंसिल हो जाएगा,
W max, or you can directly write X. X stands for exergy. U1 minus U2 plus Q naught minus P naught into V2 minus V1. Okay, so this will be the exergy. इसको आगे हम और सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं. ये आपका एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल हीट इंजन है यहाँ पर जो हम लोग एग्जीक्यूट करवा रहे प्रोसेस इसका. ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लॉसेस इनइक्वालिटी लगा करके लिख सकता हूँ Q नॉट बाई टी विल बी इक्वल टू Q बाई टी. ये कंसेप्ट हम लोग प्रीवियस जो मॉड्यूल्स है उसमें कई बार यूज कर चुके हैं. एंट्रोपी के मॉड्यूल्स में भी ये कंसेप्ट हम लोग यूज कर चुके हैं. ठीक है, सो किसी भी रिवर्सिबल साइकिल के लिए हम लोग ये चीज लिख सकते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पर Q नॉट की वैल्यू लिख सकता हूं मैं T नॉट इंटू क्यू बाई टी. Q नॉट इंटू T नॉट इंटू क्यू बाई टी. इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं. नाउ यहाँ जो Q बाई टी है दैट विल बी दी एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर हीट इंजन प्रोसेस इन दी हीट इंजन. ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं Q नॉट इज इक्वल टू T नॉट इंटू S2 माइनस S1. ठीक है, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू Q नॉट इज इक्वल टू T नॉट इंटू S2 माइनस S1. अब ये सारी जो वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं इसको इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो ये मिल जाएगा एक्सर्जी की वैल्यू X इज इक्वल टू U1 माइनस U2 प्लस T नॉट इंटू S2 माइनस S1 माइनस P नॉट इंटू V2 माइनस V1. ओके, और यू कैन राइट X इक्वल टू U1 माइनस U2 प्लस माइनस T नॉट इंटू S1 माइनस S2 प्लस P नॉट इंटू V1 माइनस V2. सो दिस इज द एक्सर्जी ऑफ अ क्लोज सिस्टम. ठीक है, सारे टर्म्स को अगर हम लोग एक साथ यहां लिख लें तो लिख सकते हैं X इक्वल टू U1 माइनस T नॉट इंटू S1 प्लस P नॉट इंटू V1 माइनस U2 minus T naught into S2 plus P naught into V2. This particular term that is, इसको अगर आप सबस्क्रिप्ट हटा दें तो लिख सकते हैं U minus T naught into S plus P naught into V. ये जो पर्टिकुलर टर्म आप देख रहे हैं दिस इज नोन एज अवेबिलिटी फंक्शन फॉर अ क्लोज सिस्टम एंड इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं. सो दिस इज द अवेलेबिलिटी function for a closed system. Availability function for a closed system इसको हम कहते हैं. तो इस इक्वेशन को मैं अगर चाहूँ एक्सर्जी की वैल्यूज को इसको ऐसे भी लिख सकते हैं phi1 माइनस phi2. सो दी एक्सर्जी for a closed system is equal to the difference in availability function for a closed system in the precise states. तो जो states है उसके state 1 state 2 उन दोनों के बीच जो availability function का difference होगा वो किसी closed system की एक्सर्जी की वैल्यू को शो करता है. याद रखना है आपको availability function की वैल्यू closed system के लिए अलग होगी, open system के लिए अलग होगी. ये जो पर्टिकुलर वैल्यू देख रहे हैं आप U माइनस T नॉट इंटू S प्लस P नॉट इंटू V, दिस इज द availability function of a क्लोज सिस्टम. ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर आपके फॉर्मूला आपके सामने है इसमें आपके जो सराउंडिंग वर्क है वो भी इंक्लूडेड है. ठीक है, और ये जो आपके सामने टर्म है ये है आपका अवेबिलिटी फंक्शन. अब ये अवेबिलिटी और अवेलेबल एनर्जी का जो कंसेप्ट है आपको इसके बारे में कुछ अलग अलग बुक्स में अलग अलग इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है. जैसे कि अवेबिलिटी का जो टर्म होता है, देखिए इनिशियली मैंने आपको बताया था कि आप जब नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स पे जाएंगे, नंबर ऑफ बुक्स पे जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि एक्सर्जी, अवेलेबल एनर्जी एंड अवेबिलिटी जो तीन टर्म्स हैं अलग अलग समय पे कॉइन किए गए हैं. इनको इंटरचेंजेबली हम लोग यूज करते हैं बिना किसी भी प्रॉब्लम के. ठीक है, सभी लोग इसके साथ कंफर्टेबल हैं. आप अगर अवेलेबिलिटी भी बोलोगे, आप अवेलेबल एनर्जी बोलोगे, एक्सर्जी बोलोगे, सभी समझ जाते हैं कि एग्जैक्टली आप क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हो. लेकिन हमको एक बार ये जान लेना जरूरी है कि इसको एग्जैक्टली हम कब यूज करते हैं, यानी कब हमको अवेलेबल एनर्जी बोलना है और कब हमको अवेबिलिटी बोलना है. तो सिंपल सा कंसेप्ट है. जो वर्ड है आपका अवेलेबल एनर्जी, अवेलेबल एनर्जी, अवेलेबल एनर्जी का जो टर्म है हम लोग कंटिन्यूअस कन्वर्जन ऑफ एनर्जी और द हीट इनटू वर्क, ये जब हो रहा होता है तब हम लोग अवेलेबल एनर्जी की बात करते हैं. क्यों? क्योंकि आप लोग क्या करते हो,
आप लोग किसी सोर्स की बात करते हो अवेलेबल एनर्जी में, उस सोर्स से हम लोग जो एनर्जी मिल रही है उसको वर्क में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और कई बार जो एनर्जी होती है वो इस क्वांटिटी में होती है कि एक प्रोसेस में उसको कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में, उसको हम एक साइक्लिक हीट इंजन को उस एनर्जी को सप्लाई करेंगे जो कि उसको कंटिन्यूअसली एनर्जी में कन्वर्ट करता जाएगा, ठीक है। तो ऐसे केस में हम लोग जब अवेलेबल एनर्जी की एनालिसिस करते हैं या फिर हम लोग उससे ऑब्टेनेबल एनर्जी की एनालिसिस करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। किसी साइकिल के लिए फॉर पहली चीज याद रखना, साइकिल के लिए हम लोग ऑब्टेनेबल एनर्जी की बात करेंगे कि हम लोग उस पर्टिकुलर सोर्स से किसी साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू कितनी एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो उस केस पे वहां मैं अवेलेबल एनर्जी टर्म यूज करूंगा। अगर मैं यहां पर अवेलेबिलिटी बोलूंगा तो अवेलेबिलिटी कब यूज करूंगा मैं, अगर मैं किसी प्रोसेस की बात करूंगा, यानी कि आपका कोई सिस्टम है, कोई फाइनाइट बॉडी है जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जा रही है और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने पर उससे मुझे जो वर्क मिल सकता है, अगर मैं सिर्फ उसकी बात करूं तो उस केस में मैं अवेलेबिलिटी की बात करूंगा। सो अवेलेबिलिटी का जो टर्म है वो बेसिकली बात करता है प्रोसेस में ऑब्टेनेबल एनर्जी, ऑब्टेनेबल एनर्जी इन अ प्रोसेस, ठीक है। तो आई थिंक आपको जो डिफरेंस है, जो छोटा सा डिफरेंस है इनमें, वो आपको क्लियर हो गया होगा। ये एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन एक नॉलेज में आपके होना चाहिए कि कब अवेलेबल एनर्जी यूज करना चाहिए, कब हमको टर्म अवेलेबिलिटी यूज करना चाहिए। यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, अगर आप इसको इंटरचेंजली यूज कर देते हो तो कोई बिग मिस्टेक नहीं है, बट करेक्टिवली अगर बात करी जाए तो फिर अवेलेबल एनर्जी और अवेलेबिलिटी का हम लोग डिफरेंट टर्म्स में यूज करते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस में यूज करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देते हैं वापस हमारे केस पे, एक्सर्जी ऑफ अ क्लोज सिस्टम पे। अभी आपने देखा जो मैंने आपके लिए फॉर्मूला डिराइव किया है, इस फॉर्मूले में हमारा जो सिस्टम है जो कि क्लोज सिस्टम है वो अपने सराउंडिंग से हीट गेन कर रहा था। ये उसके बाद हमको जो रिजल्ट मिला है, ये पर्टिकुलर रिजल्ट हमको तब मिला है जब हमारा सिस्टम अपने सराउंडिंग से हीट गेन कर रहा है। इन केस अगर वो हीट रिजेक्ट भी करेगा तब भी आपको सेम फॉर्मूला मिलेगा। आप सेम मैथडोलॉजी लगा करके ये पूरा का पूरा फॉर्मूला एग्जैक्ट सेम ऑब्टेन कर सकते हो अगर आपका जो सिस्टम है वो हीट लिबरेट कर रहा हो। देयर विल बी नो चेंज इन द फॉर्मूला। तो ये जो फॉर्मूला हम लोग निकाले हैं, जो फॉर्मूला डिराइव करे हैं, ये फॉर्मूला आपका हीट एडिशन एज वेल एज हीट रिजेक्शन दोनों में वैलिड है, ठीक है। इट इज वैलिड फॉर हीट एडिशन एज वेल एज हीट रिजेक्शन। तो इस फॉर्मूले में आपको आई थिंक कोई अब कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सर्जी फॉर एन ओपन सिस्टम। तो देखते हैं हम एक्सर्जी फॉर एन ओपन सिस्टम, ठीक है। तो यहां पर मैंने एक ओपन सिस्टम एज्यूम कर लिया है, दिस इज एन ओपन सिस्टम। देख सकते हैं आप इसमें मास इंटरेक्शन हो रहा है, एनर्जी इंटरेक्शन भी हो रही है, तो डेफिनेटली ये एक ओपन सिस्टम है। अब ये ओपन सिस्टम में अगेन हम लोग सेम सिनेरियो एज्यूम करेंगे जैसा कि हम लोगों ने क्लोज सिस्टम के लिए किया था। यहाँ पर फिर से बताना चाहूंगा कि जैसे कि हम लोगों ने क्लोज सिस्टम के लिए किसी एक कंडीशन के लिए फॉर्मूला निकाला, यानी कि हीट एडिशन का फॉर्मूला निकाला था, हीट रिजेक्ट भी हो रही होगी आपके सिस्टम से, तब भी सेम फॉर्मूला आपको मिला था। सेम वैसे यहाँ पर भी होगा, हम लोग एक ही कंडीशन के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे और आपका जो हीट रिजेक्शन का भी अगर प्रॉब्लम होगा तो भी सेम फॉर्मूला वहां पर इंप्लीमेंट होगा, ठीक है। वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा शॉर्ट में कि किस तरह से आपको अगर डेरिवेशन आता है आपके सेमेस्टर एग्जाम में जिसमें कि हीट रिजेक्शन हो रही होगी आपके सिस्टम से, चाहे वो ओपन सिस्टम हो चाहे क्लोज सिस्टम हो, उसको कैसे टैकल करना है वो मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा। वो कंसेप्ट आपके ओपन सिस्टम एज वेल एज क्लोज सिस्टम में इंप्लीमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ओपन सिस्टम है जो कि अपने सराउंडिंग, जो कि एट अ टेम्परेचर ऑफ T0 केल्विन्स है, उससे हीट गेन कर रहा है, ठीक है। अब अभी के लिए हम ये मानते हैं फर्स्ट कंडीशन कि अगर यहाँ पर कोई हीट इंजन नहीं होता, यानी कि डायरेक्टली ये हीट गेन करता T0 टेम्परेचर से, तो यहाँ पर जो हीट एक्सचेंज मिलता हमको वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के थ्रू मिलता है, दैट्स वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता। तो अगेन हमने प्रोसेस को रिवर्सिबल में कन्वर्ट करने के लिए एक हीट इंजन बिट में यहाँ पर अप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो सिस्टम की बाउंड्री है, ठीक है, उसके अक्रॉस जो टेम्परेचर है दैट इज T,
T इज द टेम्परेचर अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री। ठीक है, तो हमको टेम्परेचर डिफरेंस हमको मिल रहा है T नॉट माइनस T, T इज नॉट इज ग्रेटर देन T। ठीक है, तो हमको टेम्परेचर डिफरेंस मिल रहा है यहाँ पर। अब इस पर्टिकुलर प्रोसेस में क्या हुआ, सराउंडिंग जो कि T नॉट टेम्परेचर थी उसमें हमको Q नॉट हीट एक्सचेंज मिला जो कि इस हीट इंजन में ऐड हुआ, और हीट इंजन से देन Q हीट रिजेक्ट हुई जो कि इस सिस्टम में गई, और उसके कारण सिस्टम का स्टेट 1 से स्टेट 2 में चेंज हो गया। ठीक है, सो 1 to 2 सिस्टम ने एक प्रोसेस एग्जीक्यूट किया, प्लस इस हीट एडिशन के कारण हमको एक साइक्लिक हीट इंजन में इनपुट मिला जिससे कि एक वर्क प्रोड्यूस हुआ। ये एक कार्नोट हीट इंजन है, तो कार्नोट हीट इंजन का वर्क आउटपुट WC हुआ। ठीक है, फर्स्ट लॉ लगा के हम देख सकते हैं WC की वैल्यू हो जाएगी Q नॉट माइनस Q। ओके, नाउ अब ये सिस्टम में गया हीट की वैल्यू Q है, सिस्टम में गया हीट की वैल्यू Q है, सिस्टम 1 to 2 जा रहा है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये स्टडी फ्लो डिवाइस है। देख सकते हैं आप डायग्राम में कि मोस्ट ऑफ डिवाइसेस जो हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर, लाइक टर्बाइंस, कंप्रेसर्स वगैरह हम लोग जो यूज करते हैं, पंप जो हम लोग यूज करते हैं, मोस्टली वो स्टडी फ्लो डिवाइसेस होती हैं। और ये जो एक्सप्रेशन हम लोग डिराइव करेंगे इसकी एक लिमिटेशन है, क्योंकि आपने देखा यहाँ पर डायग्राम में मैंने जो मास इंटरिंग द सिस्टम बाउंड्री एंड मास लिविंग द सिस्टम बाउंड्री दोनों की वैल्यू m रखी है, दोनों m है, यानी कि देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ मास इज अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री। दैट्स व्हाई ये जो हम लोग फॉर्मूला यहां से डिराइव करने वाले हैं, ये फॉर्मूला वैलिड रहेगा ओनली फॉर स्टेडी फ्लो सिस्टम, स्टेडी फ्लो सिस्टम, और यू कैन से स्टेडी फ्लो डिवाइस, स्टेडी फ्लो डिवाइस के लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई एक्यूमुलेशन ऑफ मास होगा तो अभी जो हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे वो वहां पर यूज नहीं हो पाएगा। और जितना हम आपके बी की सिलेबस की बात करें तो बी के सिलेबस में चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उसमें हम लोग ओपन सिस्टम के तौर पर हमेशा स्टडी सिस्टम को ही डिस्कस करेंगे, स्टडी फ्लो डिवाइस को ही डिस्कस करेंगे, तो उसमें वरी करने की बात नहीं है। ठीक है, तो अब सिस्टम जो है, ओपन सिस्टम जो है वो स्टेट 1 से 2 की तरफ जा रहा है, तो यहां पर मैं इसको सॉल्व करने के लिए स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन SFEE इंप्लीमेंट करूंगा। ठीक है, तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को इंप्लीमेंट करने से पहले कुछ हमको अजम्पशन करने पड़ेंगे, जैसे कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आर 0। ठीक है, और यू कैन से नेग्लिजिबल, ये इसका एजम्पशन है एक। ठीक है, आगे हम देखेंगे एक केस जिसमें हम लोग काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी में होने वाले चेंज को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जो हम लोग स्टडी करेंगे उसके लिए हम लोगों ने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी नेग्लेक्ट कर दिया है। सो इफ द एंथैल्पी एट द इनलेट इज H1, ठीक है, एंड द एंथैल्पी एट आउटलेट इज H2, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं H1 plus Q is equal to H2 plus W. Okay, W is the work output from the open system. ठीक है, when it is executing a process from state 1 to state 2. Q पॉजिटिव होगा क्योंकि हीट यहाँ पर ऐड हो रही है, तो W की वैल्यू यहाँ से लिख सकता हूँ मैं H1 माइनस H2 प्लस Q। ओके, नाउ हमारे पास दोनों जो वर्क्स हैं दैट इज WC एंड W, दोनों की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। अब यहां पर अब बात करेंगे सराउंडिंग वर्क की, वर्क डन ऑन सराउंडिंग, W सराउंडिंग की बात करेंगे। तो प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि जब भी कोई साइक्लिक हीट इंजन होगा, यानी कि कोई साइक्लिक प्रोसेस होगा या फिर कोई ओपन सिस्टम होगा जिसके जो बाउंड्री है वो रिजिड है, तो उस केस में वर्क डन ऑन द सराउंडिंग विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, हम जानते हैं ओपन सिस्टम को हम लोग कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच से स्टडी करते हैं। कंट्रोल वॉल्यूम जिन सरफेसेस से मिलकर के बना होता है दे आर नोन एज कंट्रोल सरफेसेस। अगर कंट्रोल सरफेसेस फिक्स है, रिजिड है, इन दैट केस W सराउंडिंग विल बी डेफिनेटली इक्वल टू 0। ओके, और ये साइक्लिक हीट इंजन है यहाँ पर। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपका ओपन सिस्टम भी है, तो एक साइक्लिक हीट इंजन में W सराउंडिंग 0 हो गया। साथ ही साथ ओपन सिस्टम में यहाँ पर ये मान के चल रहा हूँ कि इट इज मेड अप ऑफ अ रिजिड बाउंड्री। ठीक है, सो वर्क डन ऑन दिस सराउंडिंग इज 0। क्लियर, तो यहां पर W सराउंडिंग की वैल्यू 0 हो गई, तो W मैक्स दैट इज द मैक्सिमम यूजफुल वर्क दैट इज द एक्सर्जी फ्रॉम द पर्टिकुलर सिस्टम विल बी इक्वल टू W प्लस WC। ओके, सो W की वैल्यू है H1 माइनस H2 प्लस Q प्लस WC की वैल्यू है Q नॉट माइनस Q। Q से Q कैंसिल हो गया, तो एक्सर्जी की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज W मैक्स विल बी इक्वल टू H1 minus H2 plus Q naught. Again, from the Clausius inequality, we can write Q naught by T naught will be equal to Q by T. Okay, Q by T that will be equal to S2 minus S1. ठीक है, so this will be Q naught equal to T naught into S2 minus S1.
ओके, ये आ गया हमारे पास। क्यू नॉट की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा W max और दी एक्सर्जी X विल बी इक्वल टू H1 माइनस S2 प्लस T नॉट इंटू S2 माइनस S1। ओके, और यू कैन राइट H1 माइनस S2 माइनस T नॉट इंटू S1 माइनस S2। इसको अगर मैं सॉल्व करके T नॉट और H नॉट वाले टर्म को एक साथ लिखता हूँ तो ऐसे मिलेगा मुझे H1 माइनस T नॉट इंटू S1 माइनस S2 माइनस T नॉट इंटू S2। ये जो टर्म है यानी कि H माइनस T नॉट इंटू S, दिस इज नोन एज B, दैट इज निनैंस फंक्शन। निनैंस फंक्शन, ठीक है। निनैंस फंक्शन इज नथिंग बट एंथैल्पी माइनस entropy, that's sorry minus entropy into the ambient temperature in Kelvin scale, ठीक है। this is enthalpy H minus the entropy into the ambient temperature in the Kelvin scale, okay, this is represented by B। अब यहाँ पर एक चीज क्लियर करना है आपको कि जो निनैन फंक्शन है that is not the availability function for the open system, ये availability function नहीं है, ठीक है। बट अगर मैं किसी ओपन सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी में होने वाले चेंज को नेग्लेक्ट कर देता हूं, इन दैट केस द डिफरेंस इन द निनैंस फंक्शन इन दोस पर्टिकुलर स्टेट लाइक दिस W max विल बी इक्वल टू, यहां से लिख सकता हूं B1 minus B2, so you can see that the difference between the Ninan function at those two states will give the maximum work output, or you can say the exergy for that particular process, okay। So this will give me the availability or the exergy for the particular process, ठीक है। but condition क्या है यहाँ पर कि change in kinetic energy and potential energy मैंने neglect कर दी। अगर ऐसा ना हो यानी कि del KE and del PE इज नॉट इक्वल टू 0, तो उस केस में जो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हम लोग यहाँ लिखेंगे वो होगा H1 प्लस mv1 स्क्वायर बाई 2 प्लस mgz1 प्लस q इज इक्वल टू H2 प्लस mv2 स्क्वायर बाई 2 प्लस mgz2 प्लस w। ये इक्वेशन फॉर्म होगा हमारे पास इफ डेल के ई एंड डेल पी ई आर नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो हमने H1 H2 लिखा है इसके साथ में प्लस में हमारे पास ये जो दो टर्म्स हैं ये एक्स्ट्रा आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं देन W max और द अवेलेबिलिटी फॉर द पर्टिकुलर प्रोसेस एग्जीक्यूटेड बाय द ओपन सिस्टम विल बी इक्वल टू H1 प्लस mv1 स्क्वायर बाई 2 प्लस gz1 माइनस T नॉट इंटू S1 माइनस H2 प्लस mv2 स्क्वायर बाई 2 प्लस mgz2 माइनस T नॉट इंटू S2, ओके। अगेन जो H1 माइनस T नॉट इंटू S2 है, ठीक है, एंड H2 माइनस T नॉट इंटू S2 जो है H1 माइनस T नॉट इंटू S1 एंड H2 माइनस T नॉट इंटू S2, ये जो है दे आर दी वैल्यू ऑफ निनैंस फंक्शन दैट इज B1। So this will be B1 plus mv1 square by 2 plus mgz1, okay, minus B1 plus mv2 square by 2 plus mgz2। This particular term that is B, that is Ninan function plus mv square by 2 plus mgz, ये जो टर्म होता है इसको हम बोलते हैं अवेलेबिलिटी फंक्शन फॉर एन ओपन सिस्टम। दिस इज अवेलेबिलिटी फंक्शन, availability function for an open system, ठीक है, for an open system। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम साई से, ठीक है। साई जो है, साई है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अवेलेबिलिटी फंक्शन फॉर एन ओपन सिस्टम। सो W max when the change in kinetic energy and potential energy are not neglected is written as psi1 minus psi2, psi1 minus psi2, where psi1 and psi2 are the availability function at the prescribed states, state number 1 and state number 2। अगर आप चाहें तो availability निकाल सकते हैं against the dead state, ठीक है, अगेंस्ट द डेड स्टेट भी निकाल सकते हैं, चाहे तो ओपन सिस्टम हो चाहे वो क्लोज सिस्टम हो। क्या करना होगा आपको, जो psi2 है
Psi2 सेकेंड स्टेट की बात करता है। तो सेकेंड स्टेट को अगर मैं डेड स्टेट मान लूं, यानी कि वहां का एंट्रोपी S0 हो जाएगा, प्रेशर P0 हो जाएगा, वॉल्यूम V0 हो जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर T0 हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी U0 हो जाएगी, एंथैल्पी S0 हो जाएगी, वो सारी वैल्यूज मैं यहाँ पर पुट कर दूं तो मुझे जो है एबिलिटी फंक्शन मिल जाएगा डेड स्टेट के लिए, ठीक है। जितनी भी रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं अगर आप उसको ओपन सिस्टम के फॉर्म में पुट कर देते हैं तो आपको डेड स्टेट का पे आपको एबिलिटी फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी फॉर एन ओपन सिस्टम एंड फॉर अ क्लोज सिस्टम। तो उस केस में आप एबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हो अगेंस्ट द डेड स्टेट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम के लिए एक्सर्जी की एनालिसिस करते हैं थ्रू द एबिलिटी फंक्शन।